नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का खबर दोपहर में। और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आम जनता की जेब पर एक बार फिर मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल आज और महंगा हो गया है। पेट्रोल आज 35 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पेट्रोल के दाम अब 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर यूपी के लखनऊ से, तीसरी तस्वीर गाजीपुर से, चौथी तस्वीर गोरखपुर से, पांचवी तस्वीर हैदराबाद से और छठी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर से, जहां पर छहों ही जगह पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। तो अभी आपने देश की 6 शहरों की तस्वीरें देखी हैं। अब हम आपको देश के और 6 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये वो 6 शहर हैं जिनकी तस्वीरें आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुंबई से, दूसरी तस्वीर श्रीनगर से, तीसरी तस्वीर पटना, वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद की ये तमाम तस्वीरें। पहले भी हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई और अब ये 6 तस्वीरें जहां पर लगातार पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश में लगातार महंगाई अपने चरम पर है। दिनों दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज तो दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की खेती की समस्या उन्हें आ रही है। और इसी कड़ी में आज महंगाई की मार को लेकर किसानों ने पटियाला के बस स्टैंड पर रोड जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हाँ जी, जो लान आया सी इस महंगाई बारे, सिलेंडर हो गया, आम चीज़ां, रसोई ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਡੀਜ਼? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪਿਲਸਣਾ ਲੰਦੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर स्थानीय राजनीतिक दलों के रवैये को लेकर जो रहस्य और असमंजस बना हुआ था वो पूरे तरीके से अब दूर हो चुका है। और प्रदेश का सबसे पुराना और प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस परिसीमन की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। इस पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हम तो डिलिब्रेशन कमीशन को ये कहने वाले हैं कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से ये सारी प्रक्रिया हो। और जम्मू सूबे की तरफ से हम मिल रहे हैं, कश्मीर में हमारा डेलीगेशन मिला है और ये कहा गया है कि हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सारे देश में तो 2026 तक नहीं, अगर यहाँ आप कर रहे हैं तो यहाँ की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पहले तो जो ड्राफ्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी तरफ से उनको कई चीज़ें पहुँचाई गई हैं, वो जब उनका ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिक डोमेन में आएगा, जो डिलिमिटेशन एक्ट में भी लिखा है, तो फिर तो हम सही से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज या एरिया वाइज क्या इंसाफ हुआ, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, वो बता पाएंगे। लेकिन ब्रॉडली हम जो है वो ये बात करेंगे कि निष्पक्षता से पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, टेरेन और कनेक्टिविटी और बाकी जो पैरामीटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, उनको देखते हुए जो पैमाना है कानूनी तौर पे लिखा हुआ उसके तहत डिलिमिटेशन हो और हर सूबे, हर खित्ते, हर रीजन, डिस्ट्रिक्ट के साथ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इंसाफ हो। यहाँ तो बड़ी मांग ये थी कि जम्मू सूबे के साथ बड़ा भेदभाव है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा और ये कहते आए हैं कि जम्मू क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए यहाँ भेदभाव हो, तो वो लोग भी यही मानते और समझते हैं। तो उसके साथ इंसाफ अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उनकी सरकार है। और उन्होंने तो लिख के दिया कि 2011 के सेंसस की बुनियाद पे किया जाए। 2011 के सेंसस की जो फिगर्स बताती हैं उसमें तो 15 लाख आबादी कश्मीर सूबे की ज़्यादा बताई गई है।
तो क्षेत्रफल जम्मू सूबे का ज़्यादा है, तो किस तरह से कमीशन उसको देखता है। तो हम तो ये कहेंगे कि पैरामीटर्स के दौरान वो करें ताकि जम्मू सूबे के साथ भी इंसाफ हो सके, हर ज़िले के साथ हो सके, हर रीजन के साथ हो सके। डोडा अस्वा रीजन, इसको चिनाब रीजन कहा जाता है, उनकी अपनी मांगे हैं। पीर पंचाल रीजन, रजौरी पुंछ जिसको कहा जाता है, उनकी अपनी मांगे हैं। कठुआ सांबा की अपनी मांगे हैं। तो हर ज़िले की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड्स हैं। तो इतना विस्तार से तो वो उनके पास समय उन्होंने रखा। वहीं मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद देर रात तक सभी नए मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए थे। वहीं विभाग मिलने के बाद अब सभी नए नवेले मंत्री आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में सर्वदानंद सोनेवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, जहां उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती धर्मेंद्र प्रधान की तरह काम करना और उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखना है। और इस मंत्रालय का कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने अपना कार्यभार संभाला है, अच्छे कार्यों को जारी रखना है, उनकी यह प्रमुखता होगी। और हरदीप सिंह ने ये खुद बात कही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने कार्यभार संभालते वक्त ये भी कहा कि उनका ये मोटिव होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की तरह ही वो कार्य करें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को वो आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। और इसके साथ हरदीप सिंह ने अपना पदभार संभालते वक्त धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की काफ़ी तारीफ की और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने की बात भी कही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते रोज मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार के बाद मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में मनसुख मंडाविया ने भी स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बाद मनसुख मंडाविया के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। मनसुख मंडाविया ने अभी से स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करना भी शुरू कर दिया है ताकि तीसरी लहर को लेकर कोई भी कमी न रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम। तो वहीं नारायण राणे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है और इस दौरान उनके विभाग के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद नारायण राणे ने कहा कि मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सोचूंगा कि देश की जीडीपी कैसे बढ़े और देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। तो वहीं इस दौरान नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला है और कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री बनने पर बधाई नहीं दी है, उनका दिल इतना बड़ा नहीं है। तो वहीं नारायण राणे के सामने कई तरह की चुनौतियां भी इस दौरान रहेंगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना होगी। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है चार्ज लेने के बाद कि मुझे ये चार्ज जिस कारण से मिला है, मंत्री होने के बाद मिला है, तो मंत्री बनाने वाले हमारे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मुझे उनके मंत्रिमंडल में लिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि उनको अभिप्रेत जैसा काम, जो मैं विश्वास उनका मैं पालूंगा, ऐसा काम करने की मैं कोशिश पूरी तरह से करूँगा। देखिए, मैं अभी कारोबार लिया, आपके सामने खाई साइन कर चुका हूँ। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा हमारे डिपार्टमेंट, वो मैं सोचूंगा और उस तरह से मैं डिपार्टमेंट को लेके जाऊंगा। इस देश की जीडीपी कैसा बढ़े, यहाँ के जवान, भारत के जवान लोग को, यूथ को कैसा जॉब मिले और हमारी तरक्की ये डिपार्टमेंट से होने के लिए प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र नहीं, बधाई नहीं दी, इतना दिल उनका बड़ा नहीं है, मगर उसने बधाई नहीं दी। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों से मेरे को बधाई मिली, यही उनकी बधाई मैं समझ। तो उधर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत की सभ्यता संस्कृति को दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही विदेश नीति है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत ने इतना सब कुछ दुनिया के लिए किया और इतनी पुरानी सभ्यता है, उसकी जानकारी सभी को प्राप्त होनी चाहिए। हमें जिन चीजों की जरूरत है वो दूसरे देशों से ला सकें। और इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। दोनों की प्राथमिकता एक ही है, भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरी दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही प्राथमिकता है। और भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है और साथ ही भारत का सही प्रोजेक्शन दुनिया के आगे हो पाए, यही विदेश नीति है। किसी भी देश का, जो भारत ने इतना सब कुछ दुनिया के लिए किया और इतनी पुरानी सभ्यता है, उसकी जानकारी सबको प्राप्त हो और भारत को जो जो चीजों की जरूरत है बाहर से, वो हम दूसरे देशों से ला सके, काम में है। और जब चुनौती है वो बैलेंसिंग की काम होता है, और जब चुनौती आएगी तो उसको उसी जरिए से डील भी किया जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कोई घबराने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के एक दिन बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वैष्णव ने कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का एक प्रमुख हिस्सा है और वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि हर किसी को इसका लाभ मिले। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा। चुनाव लड़ने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये संयुक्त मोर्चे का फैसला नहीं है, ये गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है। बहुत लोगों को इस तरह का विचार है कि चुनाव में जाएं, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। इसी के साथ टिकैत ने कहा कि हमारा मानना है आंदोलनकारी को चुनाव में नहीं जाना चाहिए, आंदोलन गैर राजनीतिक रही, चुनाव से फायदा नहीं होगा। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पता नहीं तो पंजाब के लोगों का होगा या फिर गुरनाम का, संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं, अभी शादी हो गया। गुरनाम सिंह की सोच हो सकती है ये चुनाव। उनकी अपील तो सभी किसान नेताओं से ना, आप ही के साथ। चलो वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो संयुक्त मोर्चे का इंटरनल फैसला है अंदर का, तो उसमें तो कभी इस तरह की चर्चा नहीं आई। तो उनमें हो सकता है कि उनका विचार हो, बहुत लोगों का इस तरह का विचार है कि चुनाव में जा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं है। आपका क्या मानना है, चुनाव में जाना चाहिए? अभी इस पे नहीं हम कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि जो मोर्चे का फैसला होगा क्या होगा। हमारा जो व्यक्तिगत है तो आंदोलनकारियों को चुनाव में नहीं जाना चाहिए। आपका व्यक्तिगत आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रहे और चुनाव से अब क्या पता क्या मिले। हर आदमी, देखो जो आदमी वोट देता है, अगर वो वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है। पॉलिटिकल तो सभी हो गया, अगर किसी ने वोट दे दी तो वो पॉलिटिकल हो गया, और अगर वो वोट नहीं देता तो ये नहीं कि वो नॉन पॉलिटिकल है। वोट तो हर आदमी को देना चाहिए,
और जो आदमी वोट दे रहा हो चुनाव भी लड़ सकता है, उसको कोई बैन भी नहीं है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना चाहिए। अगर कोई वोट नहीं दे रहा, नोटा दबा रहा है, तो उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन भी वही आदमी करेगा जो वोट दे सकते हैं। ये नहीं कहा कि सब आदमी चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारा ये है कि हमें नहीं लड़ना चुनाव, हमने लड़कर देख लिया। आंदोलनकारी चुनाव लड़ता है तो उसको फायदा नहीं उसका होता, क्योंकि आम जनता उसको आंदोलन के हिसाब से देखती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, तो हम भी फिर उन्हीं के उसमें हो जाएंगे। देश में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए अभी, देश को आंदोलनकारी नेता चाहिए। अब जो आंदोलन कर सकता है वो भी चाहिए, देश में सब तरह के लोग चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार में इतनी बड़ी संख्या में यूपी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये कैबिनेट का एक्सपेंशन बहुत दिन से रुका था, हो गया है जरूर। जैसे रविशंकर प्रसाद जी हमेशा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक का संदर्भ देते थे, तो मास्टर स्ट्रोक का हमला उनके ऊपर ही हुआ है। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत जैसे पुराने मंत्री को घर जाना पड़ा है, नए चेहरे आए हैं, लेकिन ज़रूर उनकी काबिलियत देखकर उनको मिनिस्ट्री में लिया होगा। अच्छी बात है, नए रेल मंत्री है, नए एजुकेशन मिनिस्टर है, नए शिपिंग मिनिस्टर है, सब कुछ नया नया चेहरा बदल दिया है। नए हेल्थ मिनिस्टर भी बने हैं। तो अब मैं वैक्सीनेशन का जो पूरा जो माहौल बन गया था गड़बड़ वाला, वो दूर हो जाएगा। महाराष्ट्र से भी 2-4 मिनिस्टर बना दिए हैं, ओरिजिनल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं। तो हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए बीजेपी ने कि बहुत ही होनहार लोग हमारे खेमे से आपके यहाँ गए और आपने उनको मंत्री बनाया, तो भी अच्छा काम कर लेंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे, महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे। नारायण राणे के बारे में वहीं फिरोजाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर फिरोजाबाद में सत्ताधारी पार्टी के विधायक की दबंगई देखने को मिली। बता दें कि 2 दिन पहले ही बीजेपी विधायक बीडीसी सदस्य को हथियारों के बल पर उठा ले गए थे। पीड़िता 2 दिन तक विधायक और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती रही, लेकिन उसके पुत्र का कोई सुराग नहीं लगा। बता दें कि गौरव, जो कि बीडीसी सदस्य है, बीते सोमवार को घर पर अकेला था, तभी अचानक जसराना विधायक रामगोपाल और पप्पू लोधी अपने दर्जनों लोग हथियारों से लैस होकर आए और गौरव के बारे में पूछने लगे। इस दौरान विधायक पप्पू ने घर में घुसकर गौरव को जबरन उठा लिया और उसकी गाड़ी में उसको बैठा लिया। दूसरे दिन पीड़िता अपने परिवार वालों के साथ विधायक के आवास पर गए तो उनके लोगों ने हथियारों का रौब दिखाते हुए घर से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिशों के कारण कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। श्रावस्ती में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहां अब तक कोरोना संक्रमित हुए सभी मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए श्रावस्ती के जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और निगरानी समिति, स्थानीय प्रशासन सहित सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संयम और जागरूकता का ये क्रम सतत बना रहा है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रावस्ती की ये उपलब्धि अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायी है और अगले 1 सप्ताह तक अगर जिले में संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिलता है तो पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलों में एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी जाएगी और टेस्ट में कोई कमी ना होने दे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि कोविड वेरिएंट की पहचान के लिए जांच तेजी के साथ जारी रखी जाए। यदि कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो तो संबंधित संक्रमित की गहन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रात दिन जी तोड़ मेहनत करने का नतीजा है। कोविड का एक भी केस नहीं मिला है और श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में
और उसको लेकर के ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश किया गया है कि अधिकारियों द्वारा लगातार पंजाब के बटाला में अमृतसर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर और निजी वाहन पार्क पर बढ़ती कीमतों के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लड़ाई भी लड़ी। किसानों ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और घरेलू राशन के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके चलते उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ते हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਇਹ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੇਖੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਖੋ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। उधर कर्नाटक में शरावती नदी पर बने विश्व प्रसिद्ध जो प्रपात पर भी संकट मंडराने लगा है। और दरअसल एक तो कोरोना की वजह से यहाँ लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कम बारिश होने की वजह से जोग प्रपात में पानी की कमी हो गई है और भीषण गर्मी की वजह से जोग प्रपात सूखने के कगार पर आ गया है। मेरा नाम फयाज, मैं इधर का लोकल रहने वाला हूँ। इधर मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अभी बारिश बहुत कम है, इसीलिए पानी भी थोड़ा कम है। अभी कोरोना टाइम के वजह से इधर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आया। अभी एक हफ्ते से फॉल्स का गेट तो ओपन है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है। इधर टूरिस्ट वाला भी थोड़ा कम हो गया है इस बार, इसीलिए ऐसा अभी बहुत इधर का हालत थोड़ा ये है, क्रिटिकल है। लेकिन अभी बारिश ज़्यादा आ गया तो पानी आ गया था और टूरिस्ट भी ज़्यादा आएगा। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां पर बेकाबू डंपर ने 5 लोगों को कुचल दिया है। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर जयपुर की ओर से आ रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे स्थित एक घर में परिवार सो रहा था। अनियंत्रित डंपर घर में जा घुसा और जिससे पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा देर रात के करीब हुआ। तीनदार घोड़ा खाल के पास रह रहे थे। ये रहने वाले घाटोली के हैं और यहाँ पर मजदूरी के रूप में रहते, किसान थे, या बांदीपुली के रूप में रह रहे थे। तो रात्रि के 12:30 बजे करीब इनकी सूचना पर वहाँ डंपर ने इनको कुचल दिया सोते हुए, जिसमें इनकी मृत्यु सुरेश, उसकी पत्नी सीताबाई, पवन और कमलेश और लड़की निर्मला, इनकी मौके पर कुचलने से मौत हो गई। ये कहाँ पर सो रहे? ये रोड के नज़दीकी थे, टापरी के सामने। इन्हें टापरी बना रखी हो, तो टापरी बनी हुई थी। तो 2 बच्चे इसके बचे हुए हैं कि वो कुछ दूर पे सो रहे थे, तो वे बच गए। कितने लोग? दुर्गेश बच गया और बाबूलाल। कितने लोग मरे? 5 मर गए, 3 बच्चे और एक पति पत्नी। डंपर जिसने टक्कर मारी उसको डंपर मौके पे छोड़ के चालक फरार हो गया। उसके नंबर ये है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फौरन हाजिर होंगे। में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरी महिला है जो होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुकी है। इनके संपर्क में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस कहां से आया, स्वास्थ्य विभाग इसको पता करने के लिए लगातार लगा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक अप्रैल से मई महीने में कुल 850 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 2 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, जबकि 80% में डेल्टा और अन्य में पुरानी लहर के वेरिएंट मिले हैं। जून में 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, जिनकी जांच KGMU में चल रही है। और अप्रैल और मई में गोरखपुर में के आसपास के 30 सैंपल जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की लैब में भेजे गए थे। 30 सैंपल में से 2 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जबकि 27 में डेल्टा वेरिएंट और 1 में कप्पा वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पहला शख्स देवरिया का रहने वाला है, जिसकी उम्र 66 साल थी और उसकी मृत्यु 29 मई को हो गई थी, जबकि दूसरा सैंपल BRD मेडिकल कॉलेज की एक रेजिडेंट डॉक्टर का था, जो होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है जो सड़क पर अकेले चलने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी और मौका पाते ही अलग अलग बहाने बनाकर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर लूट लेती थी। वही गिरफ्तार महिला के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक ये महिला कभी घर से प्रताड़ित होने का बहाना बनाकर रोने लगती थी, तो कभी पति से उसके शारीरिक सुख नहीं देता ये कहकर वो रोने लगती थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली ये महिला है जो आपने एक साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग को शारीरिक सुख के लिए बहाने बनाकर सुनसान जगह ले जाती है। वहां कोने में ले जाकर उसके पास रखे पैसे और मोबाइल, सोने की चैन निकाल लेती है। तो वही दूसरी सीसीटीवी फुटेज में भी यही शातिर महिला कार से आती है और जबकि उसका बेटा भी बैठकर आता है। महिला दूसरे बुजुर्ग को शिकार बनाकर उसे सुनसान जगह ले जाते हुए दिखाई दे रही है। मामले में पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जानकारी मिली कि फुटेज में कैद महिला एक पेशेवर अपराधी है। बता दें कि महिला के ऊपर मीरा रोड, नायनगढ़, बोरीवली, कस्तूरबा, अंधेरी, चारकोप, MIDC सहित अन्य पुलिस स्टेशनों में 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नहीं बल्कि 14 लोगों को ऐसे शिकार बनाया है। मुंबई की चारकोप पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक कार भी जब्त हुई है। आपको बता दें कि यह महिला है जो लोगों को यानी कि खासकर सीनियर सिटीजन को टारगेट करती थी और सुनसान जगह ले जाकर उनको लूट लेती थी। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मनोहर सिंधर जी है कि किस तरह से वह महिला लोगों को लूटने का काम करती थी। हालांकि इस प्रकार का यह पहला मोडस है जब कोई महिला किसी पुरुष को टारगेट करके यह कहती है कि मेरा पति मुझे शारीरिक सुख नहीं देता है। सर बताइए कि क्या पूरा मामला? ये जो वाकया हुआ है वो 16 जून का है, जब एक 65-70 बरस का जो बुजुर्ग है वो आके इधर कंप्लेन किया है उन्होंने कि जब वो बैंक में गए थे और बैंक से लौट रहे थे, जब एक औरत जो 45 के उम्र के करीब थी उसने आके वो आई और उसने बेला फुसला कर उससे बातचीत चालू किया और बोले कि मेरे घर वाले परेशान करते, खाना नहीं देते, मेरा पति मुझे सुख नहीं देता है, सेक्स नहीं करता है। ऐसे बहाना बना के उसको एक बिल्डिंग में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ लेके गई। फिर वहाँ उसने उसके हाथ चालाकी से उसके गले में का सोने का चैन उसने निकाल लिया। फिर बाद में उसके पता चला उसको, तो यहाँ कंप्लेन करने आए। तो जहां कई युवा नशे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं नशे के कारण कई मौतें भी हो रही हैं। पंजाब के गुरदासपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां गुरदासपुर का रहने वाला एक दंपति पिछले 2 साल से एक साथ नशे की धंधा कर रहा था और दवाई भी बेच रहा था। मामले में पीड़िता ने बताया कि उसने कम उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और करीब 1 साल उसने सफेद ड्रग्स ली। पीड़िता ने बताया कि सब कुछ खोने और पैसे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी नशा छोड़ने का फैसला किया। इसलिए अब उन्हें गुरदासपुर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲਾਂਦਿਆਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਵਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਡੇਲੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਵਧਾ ਛੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛਡਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੀ सर एक दिन का 3-3.5 हज़ार का पी जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार जिला अधिकारी राकेश सिंह के निर्देशन में आज सदर तहसीलदार विजय प्रकाश मिश्रा ने एक कंपनी को सील किया है। सदर तहसीलदार विजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देशन में आज द इंड्योर कंपनी लिमिटेड साइट 4 साहिबाबाद पर लेबर देव बकाया था, जिसके लिए उन्हें अब नोटिस कंपनी को दिया गया था, लेकिन बार बार बुलाने पर भी इन्होंने पैसा नहीं जमा कराया और जिसके बाद सदर तहसीलदार सख्त हुए और कंपनी को सील कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान बकायेदारों के खिलाफ लगातार आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली में कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन 7 जुलाई का दिन पिछले 1 दशक में सबसे गर्म दिन के रूप में माना गया है। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा यानी 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस दौरान 2 डिग्री ज्यादा 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं इस दौरान हवा का स्तर अधिकतम 71 और न्यूनतम 32% रहा, जबकि साल 2011 में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और उसके बाद कल के दिन को दशक का सबसे गर्म 7 जुलाई माना गया। लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की उम्मीद जताई है और इसके साथ ही सप्ताह के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई को दिल्ली में नमी का स्तर काफी ज्यादा देखने को मिला था, जिसकी वजह से लोगों को पसीने से बुरा हाल हो रहा था। माना जा रहा है कि पिछले 15 साल में पहली बार मानसून इतनी देरी से आ रहा है और इसी वजह से बारिश के मौसम में दिल्ली को तेज धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। हर दिन औसतन 45,000 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,892 कोरोना के केस सामने आए हैं और 817 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कुल 784 एक्टिव केस अब बढ़ गए हैं। देश में अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों से कम रिकवरी भी हो रही है। 7 जुलाई तक देश में 36 करोड़ 47 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,81,000 टीके भी लगाए गए। वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिससे पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक बार फिर यमुना नदी में जहरीले सफेद झाग की चादर देखी गई है। पानी में तैरते सफेद झाग ने बता दिया कि यमुना में प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यमुना नदी में बहने वाले इस जहरीले सफेद झाग की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा ऐसे लोगों को होता है जो यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना में इस झाग को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से सीवेज शोधन संयंत्रों को उत्पन्न बनाने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में बढ़ती कीमतों और संयुक्त किसान मोर्चा की बढ़ती मांग के विरोध में सभी किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग सरहिंद पर फतेहगढ़ साहिब में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। और किसान नेताओं ने कहा कि सरकारें रोज दाम बढ़ा रही हैं, जिससे लोगों का जीना बेहाल हो रहा है। सड़क पर खाली सिलेंडर रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेताओं ने कहा, उनका कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है।
ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕੁੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ संयुक्त मोर्चे ਵੱਲੋਂ फैसला होगा। यूपी के गोंडा में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही पर गोंडा के चिकित्सकों ने गंभीर आरोप लगाकर सीएमओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अपर मुख्य अधिकारी समेत 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम केसरी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। दरअसल कोविड-19 बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी सिंह को अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। और इसी बात से आहत होकर 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस्तीफा सौंपा है। और वहीं इस्तीफे की खबर से जिले में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लगभग 22 वर्षों से वो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ में कार्य कर रहे हैं। और इस जिले में भी जब से वो आए हैं उनकी कार्यशैली काफ़ी अच्छी रही है। और जैसा उनसे पता चला वार्ता में, उन्होंने बताया कि परसों शाम को 6 जुलाई की शाम को कोविड की जो बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का जो है उपयोग किया गया और उनको कामचोर, निठल्लू, निकम्मा कहकर संबोधित किया गया। और ये कहा गया कि क्यों ना आपको बेलसर का अधीक्षक बना दिया जाए, क्योंकि बेलसर की कुछ रिपोर्ट की बात। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।